मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीपीपी थर्मोडायनेमिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने इसके टोटल 4 क्वेश्चंस को 1 to 4 मैंने सॉल्व कर दिया था और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आपको मैंने एज ए होमवर्क दिया था कि आप उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों। तो आज हम लोग उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो 1 से 4 तक तो हमने सॉल्व कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फिगर शोज पीवी प्लॉट, पीवी डायग्राम दिया हुआ है आपको ऑफ एन आइडियल गैस टेकन थ्रू ए साइकिल ABCDA, ठीक है ना। दिस इज ए, ये आपका यहाँ पे ए है बच्चों, तो ए से कहाँ गया बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से वापस ए पे, ठीक है ना। फिर बोल क्या रहा है कि जब पार्ट ABC, ये जो ABC हिस्सा है, ABC कहने का मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ए से जो सी तक है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, इसके बारे में बोल रहा है कि ये सेमी सर्कल है, दिस इज सेमी सर्कल। और जो CDA है बच्चों, जो CDA है आपका C से D से A, ये इलिप्स है, ये सेमी सर्कल है, ये वाला हिस्सा सेमी सर्कल है, इसका कुछ मायने जरूर निकलेगा, और ये वाला हिस्सा क्या है, इलिप्स। देन तो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन कौन सा है। तो आपने आई होप कि सॉल्व किया होगा बच्चों, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ड्यूरिंग पाथ A to B इज आइसोथर्मल। बच्चे A से B के का जो प्रोसेस है, A से B का प्रोसेस को बोल रहा है आइसोथर्मल। बट यू नो दैट, आपको पता है दोस्तों कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसका आपको पता है कि उसका जो पीवी डायग्राम होता है बच्चों वो कैसा होता है। आइसोथर्मल का जो डायग्राम होता है बच्चों वो ऐसा होता है, ये स्लोप होता है ना पीवी पे, ये आइसोथर्मल होता है, ये आइसोथर्मल होता है, ये आइसोथर्मल होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो A से B के दौरान जो आपका ग्राफ है ये इस टाइप के स्लोप का है, तो ये कभी भी आइसोथर्मल नहीं हो सकता। तो अपना पहला चॉइस तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं, ये इनकरेक्ट है। द प्रोसेस ड्यूरिंग A to B इज आइसोथर्मल, ये आपका टोटली क्या हो गया है, इनकरेक्ट। क्लियर, चलो तो ये बात तो सही हो गई कि ये पहला चॉइस अपने को सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं, हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ B to C to D। कहता है B से C से D तक में, B से C से D तक में आपको ये बोल रहा है कि वहां से हीट सिस्टम से बाहर आया है। तो इसका मतलब ये होगा कि निश्चित तौर पे B से C से D तक में आपका क्या होना चाहिए कि वर्क डन होना चाहिए नेगेटिव, और इंटरनल एनर्जी भी घटनी चाहिए। और दोनों चीज हो रहा है बच्चे। देखो एक तो देखो B से D तक पहुंचोगे, देखो B से कहां तक पहुंचे, D तक, तो वॉल्यूम आपका 3 से 1 हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम का डिक्रीज करना ही वर्क डन का नेगेटिव होना। दूसरी बात है, अगर प्रेशर सेम रखें और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा तो टेम्परेचर भी घट रहा होगा, क्योंकि बी पे और डी पे देखो प्रेशर सेम है लेकिन वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर भी फॉल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी से सी से डी तक जाने में क्या हो रहा है, एक तो वर्क डन आपकी नेगेटिव हो रही है, दूसरा वॉल्यूम के डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा यू भी क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो W भी नेगेटिव, डेल्टा यू भी नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, W भी नेगेटिव, डेल्टा यू भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव रहेगा तो आपका अल्टीमेटली हीट भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है हीट सचमुच वहां से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि B से C से D तक में हीट वहां से बाहर निकल रहा है। तो सीधी सी बात है, हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग पाथ BCD, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, और ये आपका B इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि आपका देखो W भी नेगेटिव है
डेल्टा यू भी नेगेटिव है तो अल्टीमेटली क्यू को तो नेगेटिव होना ही था। समझ गए ना बात को? चलो आगे देखते हैं। फिर कहता है वर्क डन ड्यूरिंग पाथ ए बी सी इज 0। अच्छा, ए बी सी के दौरान वर्क डन कर रहा है 0 है। तो देखो 1 सेकेंड के लिए तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये बात सही है, बट दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि देखो ए से सी तक में ठीक है, वॉल्यूम ए पे जो है वही सी पे है ना। लेकिन एक बात समझो कि आपको क्या करना होता है, आपको एरिया निकालना होता है। तो ए से लेके बी तक तो पॉजिटिव वर्क डन है। क्योंकि अब देखो इसको मैं अगर यहां दूसरे डायग्राम में दिखाऊं तो ये लिखने का कुछ है तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा लिखने का, ये अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम है। लिखने का है तो कुछ लिख लेना आप। देखो सबसे पहली बात यहां पे ये आप मान के चलो ये सेमी सर्कल है। तो दोस्त ए से लेके बी तक ये जो वर्क डन आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये एरिया हो गया। और बी से सी तक कंप्रेशन हो रहा है, बी से सी तक कंप्रेशन हो रहा है, तो इसका एरिया लोगे तो इसका एरिया इसके कर्व से आएगा। तो अब देखो यहां पे आपका रेड और ग्रीन लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन ये जो रेड वाला ये अनकैंसिल्ड पार्ट है एरिया का। ये एरिया का देखो, रेड वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव वर्क डन दिखा रहा है। रेड वाला जो एरिया है, रेड वाला जो मार्क है, ये मार्क क्या दिखा रहा है, ये मार्क जो दिखा रहा है आपको पॉजिटिव वर्क डन। और ग्रीन वाला जो दिखा रहा है, ग्रीन वाला ये जो दिखा रहा है बच्चों नेगेटिव वर्क डन। क्योंकि रेड वाला जो है उससे हमने एक्सपेंशन के एरिया को दिखाया है और ग्रीन वाले से हमने कंप्रेशन के एरिया को दिखाया है। तो इस जोन में तो वो रेड एरिया और ग्रीन एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, बट ये अनकैंसिल्ड पार्ट है, यानी पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा हुआ है। तो नेट वर्क डन अगर देखें तो नेट वर्क डन आपका नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा और कुछ ना कुछ क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। किसके लिए? ए से बी से सी तक के लिए। अब यहां पे क्या बोल रहा है, वर्क डन 0, तो ये चॉइस भी क्या हो गया, रॉन्ग। आ रही है बात समझ में? चलो अब बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव। अब नेक्स्ट चॉइस की बात करते हैं। अब वो ढक गया है, उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, देख लो। नेक्स्ट चॉइस है पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन साइकिल ABCDA। देखो कहता है ABCDA साइकिल में जो वर्क डन होगा आपका वो पॉजिटिव होगा। तो हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, देखो ये P डायग्राम है, ये V, PV के बीच में वॉल्यूम एक्सिस अगर X एक्सिस पे, आप कॉपी को चेक करो, मैंने आपको लिखवा रखा है कि अगर वॉल्यूम एक्सिस जो है X एक्सिस पे और प्रेशर Y एक्सिस पे हो, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आता है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आता है क्लॉकवाइज सेंस में, वो वर्क डन पॉजिटिव आता है। और ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो देखो कहने का मतलब ये हो गया कि एक अपना हो गया B और दूसरा ऑप्शन हो गया D, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है और क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था बच्चों, मोर देन वन करेक्ट था इसमें, तो एक B भी सही है और दूसरा D सही है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 2 moles ऑफ हीलियम गैस undergoes a cyclic process as shown in figure, assuming the gas to be ideal। ठीक है ना, गैस आपका आइडियल है। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन दिस प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है जो कि आपको PT डायग्राम पे शो किया गया है। अब ये 3 क्वेश्चंस इसके ऊपर हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में आया हुआ है, पहले की बात है ये। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया, 300 केल्विन, 400 केल्विन और 1 ATM और 2 ATM। फिर देखो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस का जो पॉइंट है वो ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A, ये हो गया B, ये C एंड दिस इज D। क्लियर? अब प्रोसेस जो है आपका वो देख सकते हो इस तरीके से है। अब क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले अपने को ये पूछा जा रहा है नेट चेंज इन हीट एनर्जी, मतलब सिस्टम को आपने हीट दिया या लिया, क्या किया वो बताना है आपको पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो ध्यान दो दोस्तों, तुम जानते हो साइक्लिक प्रोसेस के केस में हम लोग क्या करते हैं। फॉर साइक्लिक प्रोसेस
साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू होता है 0, तो डेल्टा यू 0 का मतलब हो गया Q इक्वल्स टू W, है ना। तो जो आपका टोटल वर्क डन आएगा पूरे प्रोसेस का, वही हीट की बात होगी। तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा बच्चे। और देखो यहाँ एक मिस्टेक मत करना। मिस्टेक क्या नहीं करोगे, यहाँ पे तुम एरिया मत कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है P वर्सेस T के बीच, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच। अगर ये PV डायग्राम होता तो साइकिल का एरिया ही आपका वर्क डन होता, लेकिन ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, तो यहाँ पूरा इसके साइकिल का जो एरिया है वो आप उसको वर्क नहीं बोल सकते हो। क्लियर है ना, उसको आप वर्क नहीं बोल सकते। तो क्या करना होगा अपने को, तो एक एक प्रोसेस करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो A टू B की बात करते हैं। A टू B, A से B में देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। A टू B जो है आपका, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस क्योंकि कैसे, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, WAB इज इक्वल टू NR डेल्टा T। आपको याद होगा आइसोबारिक का ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो जैसा कि लिखा हुआ है हीलियम गैस है और 2 मोल है, तो N की जगह 2 रख दो, R की जगह R, और टेम्परेचर A पे टेम्परेचर 300 है, B पे टेम्परेचर 400 है, तो 400 में से आप क्या करोगे, 300 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से 100, दिस इज 200 R। ये आपको वर्क डन आ गया कहाँ से कहाँ का, A से B का। क्लियर। चलो अब B से C देखो, B से C ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना। B से C आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी B से C आप देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है। B टू C आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है बच्चों, दैट इज WBC। ये क्या होता है, ये जरा समझते हैं। आइसोथर्मल का वर्क डन आपको याद होगा, nRT ln लॉग में आता है, और VF अपॉन VI फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अगर प्रेशर के टर्म में करोगे तो PI अपॉन PF, कॉपी में देखो जाके मैंने लिखवा रखा है आपको, PI अपॉन PF। तो इनिशियल प्रेशर B का जो कि 2 है, और फाइनल प्रेशर आपका C का जो कि 1 है। अगर इसको ATM को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट भी करेंगे तो रेशियो में तो यूनिट कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 ही रहेगा ये। और नंबर ऑफ मोल कितना है, 2, तो देखो कितना आएगा ये। तो और टेम्परेचर कितना है बच्चों, 400, तो 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 800, तो दिस इज 800 R, और लॉग कितना, PI बाई PF 2 अपॉन 1, तो ln 2। ठीक है, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, तो ln 2 ये आ गया WBC, वर्क डन B टू C। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों वर्क डन C से D, C टू D, C टू D। अब देखो अगेन दिस इज आइसोबारिक, ये क्या है बच्चों, आइसोबारिक, तो C से D, C से D है आइसोबारिक, और आइसोबारिक के लिए वर्क डन C टू D हो जाएगा फिर से वही NR डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल 2, R की जगह R, लेकिन फाइनल टेम्परेचर 300 है, इनिशियल 400 है, तो 300 में से 400 माइनस करोगे दोस्तों, ये -100 आएगा। समझ में आ रही है ना बात, तो ये आ गया -200 R। क्लियर है क्यों माइनस आया, तो देखो इसमें +200 R आया, ये -200 R आया। और लास्ट आपका हो गया D2A, D2A अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो D से A, D2A आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। इसकी बात करेंगे बच्चों WDA, तो फिर से लिखना होगा NRT ln, फिर से PI अपॉन PF। लेकिन एक बात गौर करना, इस बार इनिशियल प्रेशर है आपका 1 और फाइनल है 2,
और नंबर ऑफ मोल तो वही 2 रखोगे और टेम्परेचर कितना रखोगे 300, तो आगे में हो जाएगा 600 R, लेकिन लॉग में यहाँ आएगा 1/2 और ln 1/2 को अगर ln 2 लिखना चाहते हो तो माइनस आगे लगा दो। देखो अगर आपका ln 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ln 2, ठीक है ना। तो यहाँ तो 1/2 आने वाला है तो उसको हम लोग क्यों ना माइनस लिख लें। तो ये कुल मिला के अगर सारी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, 2 नंबर ऑफ मोल, R टेम्परेचर 300, तो ये आ जाएगा -600 R ln 2। क्लियर। तो ये आपका देखो चारों प्रोसेस यानी 4 स्टेप के वर्क डन को मैंने यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट कर दिया है। अब क्या करना है हम लोग को, इनका नेट हीट निकालना है तो पहले नेट वर्क निकालना है। तो इन सभी को हम लोग भी सॉल्व करते हैं, आप जल्दी से लिख लो इसे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो नेट वर्क डन मैंने हर एक स्टेप का लिख दिया है ना। WAB का +200 R, WBC का 800 R ln 2, WCD का -200 R और WDA का -600 R ln 2। तो इसमें ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, और ये 800 में से 600 माइनस करोगे, दिस इज 200 R और ln 2, और ln 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.69 होता है ना, 693। तो अगर उसे पुट कर दें तो 200 इंटू R इंटू 0.69, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 138 R। आप चाहो तो इसमें भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज R की वैल्यू 8.3 रख के भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये W नेट आया, और जो W नेट आया वो Q के इक्वल है, यानी W नेट जो है वो Q के इक्वल है 138 R। आ रही है बात समझ में। चलो तो इसे लिख लो आप, फिर देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछ रहा है बच्चों। तो देखो बाकी पार्ट्स तो बहुत सिंपल है, पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर तो सेम होगा ना भाई। नेट हीट चेंज तो नेट वर्क डन यानी Q इक्वल्स टू W तो इक्वल ही होगा। फिर कहता है नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0। तो पहला पार्ट का आंसर आने का मतलब है A और B और C तीनों का आंसर आ गया। A और B का आंसर सेम होगा और C का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है 0। क्लियर। तो इस आई होप कि इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप एक बार देखो, आई होप कि आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। तो देखते हैं क्या बोलता है बच्चों क्वेश्चन में, जा ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ पे कि 2 रिजिड बॉक्स, 2 रिजिड बॉक्स है कंटेनिंग डिफरेंट आइडियल गैसेज, अलग अलग आइडियल गैसेज है, प्लेस्ड ऑन ए टेबल। बॉक्स ए कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन at temperature T0, while box contain 1 mole of helium at temperature this 7/3 T0. The boxes are then put into thermal contact each other and heat flows between them until gases reach a common final temperature. Ignore the heat capacity of boxes, the final temperature of gas in terms of T0. बच्चों ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आया है, हम लोगों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो खैर प्रीवियस क्वेश्चन का आपने लिख लिया होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये 2 बॉक्सेस हैं और इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया गया है, A एंड B। इसमें नाइट्रोजन है बच्चों और इसमें हीलियम है जैसा कि लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका नाइट्रोजन का जो है कितना मोल दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ हीलियम। अच्छी बात है, दोनों में जो आपका नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है, 1 मोल, और हीलियम भी आपका क्या है 1 मोल, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर है T0 और हीलियम का है 7/3 T0, ओके।
तो इसका टेम्परेचर इनिशियली है T0 और इसका है 7/3 T0 इनिशियल। अब तो तुम जानते हो कि अगर ये दोनों को आपने थर्मल कांटेक्ट में रखा है, अच्छा रिजिड वर्ड लिखा हुआ है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो एक बात सोचो कि अगर ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में है तो तुम्हें पता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट का फ्लो है वो आपका हीलियम टू नाइट्रोजन की तरफ होगा। किसका फ्लो? हीट का फ्लो। किसका फ्लो बच्चों? हीट का फ्लो। तो अब यहां से देखो क्या करना है, करना क्या है हमें कि ये जो हीट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हीलियम टू नाइट्रोजन, तो हम लोग को करना क्या है, एक बात समझो, इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन लेना है आपको 0। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया Q इक्वल्स टू आपको हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा U। जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो डेल्टा U का होगा। और अगर आपने इन दोनों को सिस्टम मान लिया, अगर N2 और He को आपने क्या मान लिया? सिस्टम। अगर आपने इसको सिस्टम मान लिया तो जितना हीट इसने दिया उतना ही हीट इसने लिया, तो वो भी आपस की बात हो गई। तो इसका मतलब Q जो है सिस्टम में वो हो गया नेट 0, क्योंकि जो भी हीट एक्सचेंज हुआ आपस में ही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि Q भी 0, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा U हो गया 0। डेल्टा U मतलब चेंज 0 हो गया। तो सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी। इनिशियल इंटरनल एनर्जी में देखो नाइट्रोजन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है F/2। U का फॉर्मूला होता है F/2 nRT। आपने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, U इक्वल्स टू F/2 nRT, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू। तो नाइट्रोजन की वैल्यू निकालते हैं। तो नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है, तो लिखोगे 5/2, नंबर ऑफ मोल 1, R की जगह R लिख दो, और इसका टेम्परेचर कितना है T0, प्लस हीलियम भी हमारा सिस्टम ही है, वो एक आपका मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3/2। 3 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 हो गया नंबर ऑफ मोल 1 R, और टेम्परेचर जो इसका दिया हुआ है बच्चों 7/3 T0। देखो ध्यान दो, 7/3 T0 इज इक्वल टू, फाइनली इतना तो मानते हो ना, इनके बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा, तो फाइनल टेम्परेचर इनका सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो सीधी सी बात है, फाइनली नाइट्रोजन का लिखेंगे 5/2 × 1 × R × TF, अब प्लस इसके लिए लिखेंगे बच्चों 3/2 हीलियम के लिए इंटू 1 × R × TF। ओके, चलो अब इसको देखो ऐड करते हैं हम लोग, इसको ऐड करते हैं, इसको यहां पे ऐड करते हैं, 3 कैंसिल, तो 5/2 और यहां हो गया 7/2, तो दिस इज 5/2 + 7/2 12/2, तो 12/2, और यहां RT0, यहां भी RT0, 12/2 RT0, और इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 5/2 + 3/2 8/2, और ये क्या हो जाएगा RTF, तो 2 कैंसिल, RR कैंसिल, तो TF इक्वल्स टू 12 T0/8, एंड दिस इज 3/2 T0। जो टेम्परेचर फाइनल निकल के आया वो क्या निकल के आया 3/2 T0, जो कि हम लोग देखें यहां पे, तो अपना आंसर होना चाहिए यस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो 3/2 T0, तो जो आंसर हो गया अपना 3/2 T0। तो इसे आप लिख लीजिए, ये जेईई मेन में पूछा हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें लिखा हुआ द वर्क ऑफ 146 किलो जूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलो मोल ऑफ गैस एडियाबेटिकली
एंड इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछ रहा है बच्चों कि गैस इसमें से किस नेचर का है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, मिक्सचर है डायटोमिक मोनोटोमिक का, या फिर क्या है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहली बात, ये आपने लिख लिया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन का है। तो हम लोग बात किस क्वेश्चन की कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बच्चों आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आप एडियाबेटिक में याद करो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था। ध्यान से सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था। तो वर्क डन का फॉर्मूला था NR डेल्टा T, है ना, अपॉन 1 माइनस गामा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे NR TI माइनस TF। मतलब अगर इनिशियल को पहले करोगे फाइनल को बाद में, तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1। दोनों ही चीज़ें थी। अब देखो वर्क डन जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 146 जूल। ओके, तो 146 दिया हुआ है यहाँ पे, तो वर्क डन की जगह लिख देंगे 146 किलो जूल 10 टू द पावर 3। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, तो आप देखो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 1 किलो मोल। ओके, तो 1 किलो मोल की बात की जा रही है, तो लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 10 का पावर 3 किलो है बच्चों। आर की भी वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आर की वैल्यू दी गई है 8.3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8.3 और टेम्परेचर का डिफरेंस 7 डिग्री। कहोगे सेल्सियस में दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेल्सियस और केल्विन में अगर डिफरेंस की बात होगी तो वो सेम आंसर ही आएगा। आप उसे केल्विन में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। गामा इज नॉट नोन, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि गैस किस नेचर का है, यही तो अपने को फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पे ये कैंसिल करते हैं, फिर गामा को इधर लेके आते हैं। तो गामा माइनस 1 इक्वल्स टू, अब देखो 8.3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 146। क्लियर। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ना जल्दीबाजी में काम करना होगा। 1 को इधर भेज देते हैं। 1 प्लस 8.3 इंटू 7 अपॉन 146। अब इसे फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आर की वैल्यू देख लो कितनी दी गई है, 8.3। तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना मल्टीप्लाई होके आएगा बच्चों, तो 8 सत्ते 56 और 3 7 21 56, ये हो जाएगा आपका 58.1, है ना। ये आपका कितना आ जाएगा 58.1 और नीचे में क्या है आपका 146। ओके, तो दोस्तों अब देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब अगर ये मान लो ऊपर वाले को 60, ये 60 के क्लोज है, और नीचे वाले को मान लो 150। जल्दीबाजी हम लोग यही कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के 60 कर दिया, इसको थोड़ा बढ़ा के 50 कर दिया। तो ये अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपसे कितने में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2.5 टाइम 2.5 टाइम्स में कैंसिल होगा, क्योंकि 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और 2.5 का मतलब 1/2.5 मतलब अब 5/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 + 2/5, और देखो यहाँ से आ जाएगा कितना 7/5। तो आपको याद होगा 7/5 1.4। तो गामा की वैल्यू अगर आपको 1.4 कैलकुलेट होके आ रही है, तो दिस मस्ट बी फॉर कौन से गैस के लिए बच्चों ये गामा होगा, तो ये गामा जो होगा डाई एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला याद होना बच्चे बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आंसर कौन सा आया अपना। तो आंसर आ गया डायटोमिक। तो आप जल्दी से इसे लिख लें। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आप जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। When a system is taken from state I to state F, I स्टेट से F स्टेट तक लेके जा रहे हैं। ये बच्चों I है और ये F है। ओके, अब एक पाथ है आपका IAF, यहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और दूसरा है IBF। क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर IF
से जाते हैं, IAF से, तो इट इज फाउंड दैट Q 50 कैलोरी लग रहा है और वर्क डन 20 कैलोरी हो रहा है, और अलोंग पाथ IBF जो है ये 36 हो रहा है। तो पूछ रहा है वर्क डन निकालो। बहुत सिंपल है भाई। देखो, सबसे पहली बात, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप किसी भी रास्ते से जाओ, डेल्टा यू क्या होना चाहिए, सेम। डेल्टा यू पता है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करना है, ये आपका स्टेट फंक्शन है। क्या है बच्चों, ये स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप चाहे ये I है, ये F है, चाहे आप A के थ्रू जाओ या IBF जाओ, दोनों ही केस में जो आपका प्रोसेस है उसमें डेल्टा यू क्या होना चाहिए, सेम। तो इस केस में देखो, पहले IAF के लिए देखो क्या लिखोगे, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। तो Q कितना है आपका, तो देखो Q कितना है यहाँ पे, तो Q इज गिवन 50 एंड W इज गिवन 20। तो ऑटोमेटिकली बच्चों यहाँ पे हम लोग, ये 50 है, ये 20 है, प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू आपका निकल के आ गया, 50 में से 20 है 30 कैलोरी। तो डेल्टा यू 30 कैलोरी। इसी 30 कैलोरी को हम लोग IBF के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मान लेते हैं वहां पे Q डैश W डैश, लेकिन डेल्टा यू सेम लिखोगे, और Q डैश आपका दिया हुआ है 36 और W डैश अपने को निकालना है, डेल्टा यू वही 30 यहाँ यूज कर दोगे। तो W डैश इक्वल्स टू 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 जूल। तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा वो 6 जूल आ जाएगा। जो वर्क डन आएगा आपका वो कितना होगा, यहाँ पे 6 जूल आएगा। तो आंसर आप 6 कैलोरी आएगा, क्योंकि कैलोरी में सारा काम किया जा रहा है, कैलोरी आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अब ये बहुत अक्सर देखा गया है कि कई सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। सबसे पहली बात सुनो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमने ये सीखा है Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, ठीक है ना। ये लेकिन जो आपका है ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। ये एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और ये जो है ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पे C और CV जो डिफाइन किया गया है वो मोल्स के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे अपने को क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। क्वेश्चन में अभी अपने को क्या कर रहा है कि Cp और CV डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब समझ गए ना, मोलर हीट कैपेसिटी मोल्स के टर्म में डिफाइन किया जाता है, और स्पेसिफिक हीट जो होता है बच्चों वो मास के टर्म में होता है। तो सीधी सी बात है, एक मोल का कितना मास होता है, एक मोल का मास कितना होता है नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन एक गैस है जिसके एक मोल का मास होता है बच्चों 28 ग्राम्स। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे सोचो, अगर ये मोल्स के हिसाब से होता तब तो R बोलते, ये पर मोल के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे जो CpCv बोल रहा है वो, ये CpCv पर मोल के हिसाब से नहीं है, ये आपका है पर यूनिट मास के हिसाब से। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे जो Cp माइनस CV करेंगे तो मास के हिसाब से करेंगे, तो इसका डिफरेंस भी मास के हिसाब से ही लिखना होगा। तो ये यहाँ अगर एक मोल के लिए है तो पर यूनिट मास के लिए आप R को किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मास से, यानी 28 ग्राम से। क्लियर। तो यहाँ पे जो Cp माइनस CV निकल के आएगा वो आएगा R/28, है ना, R/28। कैसे आया समझ में आ रहा है। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक के लिए।
अब यहाँ डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम है, डायग्राम को थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। डायग्राम में प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका 1 यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, उसको आप यहाँ मान लो। है ना, ये बीच में नहीं है, ये यहाँ पे है, ठीक है। चलो, तो ऐसा प्रॉब्लम अभी हमने कुछ देर पहले भी किया है कि ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है, तो देखो ये आइसोबारिक, आइसोथर्मल, है ना। अब यहाँ एरो सबका भी उल्टा पुल्टा किया हुआ है यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। A टू B, B टू C मान के चलो, C टू D और D से A। तो डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, ऐसे साइकिल है। तो देखो A से B आपका आइसोबारिक, B टू C आइसोथर्मल और C से D जो है अगेन आइसोबारिक एंड D से A आइसोथर्मल, ऐसा क्वेश्चन है। ये आप एरो ठीक कर लेना, एरो आपका ना मिस्टेक किया हुआ था वहाँ पे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछ क्या रहा है। पहले को मेरे को पूछा गया यहाँ पे कि आपको गैस को आइडियल मान के चलना है, तो बताओ A से B तक में, A से B तक में आपका वर्क डन क्या होगा। तो A से B, तो A से B देखो आपका आइसोबारिक प्रोसेस है और 2 मोल्स है हीलियम गैस के, तो 2 मोल है हीलियम गैस के। तो आइसोबारिक के लिए तो आप जानते हो क्या करना क्या होता है। आइसोबारिक के लिए क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग क्या करेंगे, A टू B के लिए, A टू B, तो वर्क डन इक्वल टू NR डेल्टा T। तो कुछ करना नहीं है भाई, नंबर ऑफ मोल 2, R की जगह R, टेम्परेचर फाइनल है 500, इनिशियल है 300, तो ये आपका आ जाएगा सीधा 400, है ना। यहाँ 200 आएगा, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 R, वो भी प्लस में। तो आप देखो अपना यहाँ पे कौन सा चॉइस हो जाएगा, यहाँ पे जो चॉइस होगा अपना वो हो जाएगा 400 R यानी B। तो आपका जो यहाँ पे 13 का जो आंसर है बच्चों वो B हो जाएगा। क्लियर, 13 का हो जाएगा आपका B। क्लियर है, कुछ खास है नहीं, ऐसा प्रॉब्लम लोग कर चुके हैं। फिर 13 के बाद बात करते हैं 14 की। तो कहता है गैस को D से A तक में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, D से A, D से A, दिस इज आइसोथर्मल। D से A क्या है बच्चों, आइसोथर्मल। D टू A आइसोथर्मल। तो आप क्या करोगे D से A के लिए, तो देखो 14 D टू A के लिए, ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का जो वर्क डन होगा बच्चों वो होगा आपका NR T ln PI अपॉन PF, आइसोथर्मल में से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल 2 है, R है, टेम्परेचर आपका 300 है, और देखो बात जरा देखो, टेम्परेचर 300 है, इनिशियल प्रेशर 1 और फाइनल है 2, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ln 1/2, जिसको रिवर्स अगर हम लोग करें तो 2 इंटू R इंटू 300, है ना, और ये माइनस ln 2, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, माइनस को आगे ले आओ, और ln 2 होता है 0.69, तो ये हो गया 600 इंटू 0.69 इंटू R। इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहली बात है ये करीब करीब आ जाएगा आपका माइनस, इसको 70 मान लेते हैं, तो ये -420 R के अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। एंड वर्क डन जो आएगा वो आपका नेगेटिव, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। देखते हैं कुछ ऑप्शन है क्या ऐसा। तो ऑप्शन देखें हम लोग 14 का, यस, तो देखो करीब करीब आपका ये डी ऑप्शन जो है अपना, यहाँ देखो कितना है अपना 420, तो वो मैंने अप्रॉक्सीमेशन माना हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो अपना आंसर है ये -414 R आंसर आ जाएगा। क्लियर। फिर कहता है नेक्स्ट, टोटल वर्क डन पूरे प्रोसेस में कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए तो आपको पूरे प्रोसेस का वर्क डन निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो
चूंकि ये प्रॉब्लम कुछ देर पहले ही हम लोग ऐसा सॉल्व कर चुके हैं। इसका वर्क डन, जितना इसमें वर्क डन होगा और फिर इसका वर्क डन, तो इसका ये वर्क डन और ये वर्क डन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? तो तुम देखो, यहाँ लिखोगे NRT, तो A से B का टेम्परेचर 300 से 600, और यहाँ लिखेंगे NR डेल्टा T, तो 500 से 300, है ना। तो वो जितना पॉजिटिव वर्क इसमें होगा A to B में, उतना ही C to D में। अब D to A का हम लोग कैलकुलेट कर लिए, सिर्फ हमको किसका कैलकुलेट करना है? B to C का, और फिर आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो D to A का तो हमने निकाल ही लिया है, जो -420 है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कर लेंगे? -14 R। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको आपने लिख लिया होगा, कोई खास है नहीं इसमें कुछ। तो जो डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलो। डायग्राम ऐसा है कुछ, ये 500, 300, 1 ATM, वही पास्कल को कन्वर्ट कर लो, ये 2 ATM, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये A से B, B to C, C to D और D to A। तो A से B का वर्क डन C से D के वर्क डन से कैंसिल होगा, ये बात पक्की है। वो आप कर सकते हो, आइसोबारिक है, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर घटा। D to A का वर्क डन हमने निकाल लिया है, वर्क डन D to A हमने निकाल लिया है, कितना? -414 R। हमें बस निकालना है B to C का, तो वर्क डन B to C, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो NRT ln PI/PF, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 R, और टेम्परेचर जो है ये 500 केल्विन है बच्चों, और ये हो जाएगा ln 2, क्योंकि इनिशियल प्रेशर 2 है, फाइनल 1 है। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू R इंटू ln 2। ln 2 की वैल्यू 0.69, तो ये हो जाएगा 690, है ना। 0.69 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 690, ये पॉजिटिव में आया। तो नेट वर्क डन की बात करेंगे बच्चों, तो 690 R में से माइनस कर देंगे 141 R को, तो ये कैलकुलेट होके कितना आएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा आपका 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 276 R। क्लियर? तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो पहला जेई एडवांस का था, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। तो आप देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लिख लिया आपने इसको? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग बात करेंगे अब 16 और 17, आखिरी दो क्वेश्चंस के। 16, तो देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है, इसमें दिमाग लगाना हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था उसका हम लोग यूज करेंगे। अब इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। तो कैसे दिमाग लगाएंगे? आप याद करो एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था? वर्क डन अपॉन नेट हीट, नहीं, जो हीट आपने सप्लाई किया है, ठीक है ना, वो हीट किसी काम का नहीं है जो सिस्टम से बाहर आया है। सिस्टम को जो आपने हीट दिया है वो निकालना है। मतलब कि आपको याद होगा फॉर्मूला बच्चों कि मैंने कहा था कि दिस इज, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग हीट इंजन, इसके बाद वाले लेक्चर में हीट इंजन ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हीट इंजन पढ़ने के बाद ये थोड़ा और आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन ठीक है, पहले भी सॉल्व किया जा सकता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। तो जब भी एफिशिएंसी निकालते हैं तो टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय सिस्टम को जो आपने सिर्फ हीट सप्लाई किया है वो लिखना है, और पूरे को अगर आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो, अब यहाँ पे अब अपने को पहले तो ये वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो अब मैं इस साइकिल को नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो A B C D A, है ना। ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये 4 प्रोसेस हो गए।
तो ए का टेम्परेचर है, ए का प्रेशर है पी नॉट, दिस इज पी नॉट, टू पी नॉट, वी नॉट, टू वी नॉट। क्लियर है? तो अब देखो ए से बी, बी टू सी टू डी और डी टू ए, ये आपका साइकिल है। इसका वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन? तो वर्क डन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। दिस एरिया इज वर्क डन। तो वर्क डन जो आपका आएगा बच्चों, इसका वर्क डन वो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेंथ है आपका पी नॉट एंड विड्थ है वी नॉट, तो ये हो गया पी नॉट वी नॉट, ये हो गया आपका इसका वर्क डन। वर्क डन तो आराम से आ गया। आपको निकालना है कि हीट सप्लाई कितना किया हमने। देखो हीट कब कब सप्लाई किया होगा तुमने, हीट सप्लाई किया होगा इस प्रोसेस में। कहोगे कैसे आपको पता लगा? ये आइसोबारिक है और एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब ही आप जानते हो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पे अगर W आपका पॉजिटिव है तो इस बात की चांस है कि Q भी पॉजिटिव ही होगा। कहोगे डेल्टा यू, तो भाई ऐसा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा होगा, तो ये भी प्लस ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी टू सी प्रोसेस जो है इसके दौरान आपने हीट दिया होगा। क्लियर? कितना हीट दिया होगा? तो बहुत सिंपल है, हीट कितना दिया होगा इसे निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप वर्क निकाल लो और इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल लो, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे कि हमने कितना हीट आखिर इसको दिया होगा। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत तरीके से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंपल आप प्रेशर वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो और इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखो एक काम करते हैं, आप यहाँ का टेम्परेचर TB कितना होगा, TB, तो TB होगा आपका, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ का प्रेशर है 2 P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट, तो टेम्परेचर होगा आपका 2 P नॉट V नॉट अपॉन NR। नहीं, क्योंकि PV इक्वल्स टू NRT, तो T इक्वल्स टू PV अपॉन NR, तो प्रेशर है 2 P नॉट और वॉल्यूम है V नॉट। TC कितना होगा बच्चों, तो TC होगा आपका, यहाँ पे देखो 4 P नॉट V नॉट अपॉन NR, क्योंकि प्रेशर आपका 2 P नॉट, वॉल्यूम आपका 2 V नॉट। क्लियर? अब देखो Q के जगह क्या लिख सकते हो, Q के जगह लिख सकते हो NCP डेल्टा T, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है। और जो आपका गैस है वो कौन सा है, हीलियम, तो आप हीलियम गैस को यहाँ से वहाँ तक लेके जा रहे हो, तो अब देखो क्या लिखेंगे, तो हीलियम गैस N और हीलियम गैस का Cp कितना होगा, तो Cp आपको याद है, Cv में एक R हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो Cp जो है वो होता है Cv प्लस R, फॉर्मूला याद रखा करो भाई, और Cv होता है F अपॉन 2R प्लस R, और हीलियम गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3R/2 प्लस R, तो ये हो जाएगा 5R अपॉन 2। तो हीलियम गैस की जो Cp है वो है 5R अपॉन 2, तो यहाँ लिख दो 5R अपॉन 2 Cp, और टेम्परेचर का डिफरेंस, तो देखो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल टेम्परेचर ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 P नॉट V नॉट अपॉन NR ही होगा। ठीक है, तो ये N और N कैंसिल, R और R भी कैंसिल, और ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो बहुत सिंपल सा आ गया आपका 5 P नॉट V नॉट। क्लियर? ये कौन से प्रोसेस के लिए है, BC के लिए। क्या निकाल लिया आपने, हीट। हीट कैसे निकला समझ में आया ना, कि इतना हीट आप सिस्टम में दे रहे होगे। अब हीट और किस प्रोसेस में दे रहे होगे, C टू D में भी हम लोग हीट दे रहे होंगे। कैसे, सो देखो C टू D के लिए ध्यान देना, C से D के लिए आपका वर्क डन तो 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। C से D में आपका क्या हो रहा है बच्चों, वर्क डन है 0। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों C से D के लिए, तो C से D में हम लोग हीट देने के बजाय
हीट निकाल रहे होंगे। कैसे? तो सो देखो, C से D के दौरान क्या हो रहा होगा कि वॉल्यूम है कांस्टेंट लेकिन प्रेशर फॉल हो रहा है, आइसोकोरिक। अब प्रेशर घटने का मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घटा रहे हो तो टेम्परेचर घट रहा होगा। और टेम्परेचर घटने का मतलब है डेल्टा U नेगेटिव, तो Q नेगेटिव। तो इसके Q को निकालने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ सिस्टम से हीट निकाला जा रहा है। तो अभी तक हमने B से C के दौरान जो हीट दिया वो निकाल लिया है, इसको Q1 मान लो, और Q2 तो यहाँ से निकाला जा रहा है, तो निकालने वाले हीट की कोई बात नहीं करनी है। D2A, फिर देखो यहाँ कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो ये वर्क डन नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव तो Q भी नेगेटिव ही आने का चांस है। यहाँ भी हीट सिस्टम से बाहर ही निकल रहा होगा, ठीक है ना। कहोगे इंटरनल एनर्जी, तो देखो बच्चे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घटा रहे हो तो टेम्परेचर भी घट रहा होगा, तो डेल्टा U भी क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन अब बात करते हैं बच्चों A से B के दौरान क्या हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो खैर जीरो होगा, लेकिन तुम देखो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, तो इसका मतलब डेल्टा U प्लस, तो हीट तुम दे रहे होगे। तो हम लोग CD के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, DA के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हीट निकलने वाला प्रोसेस है, हीट डालने वाला प्रोसेस है A to B। तो A से B के दौरान कितना हीट डाला होगा आपने, तो देखो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो Q बराबर सीधा लिख दोगे NCV डेल्टा T लिखोगे। तो अब देखो N और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने लिखा है Q के जगह पे, क्योंकि Q के जगह पे CV लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, और CV की जगह क्या लिखेंगे, तो आपका ये हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, तो ये हो जाएगा 3R/2, है ना। 5R/2 इसका होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा 3R/2। और यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, देखो टीवी का टेम्परेचर तो हमने निकाल रखा है, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा आपका, खुद सोचो, P0 V0 इक्वल टू nRT, तो T बराबर P0 V0 अपॉन nR। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर तो B वाला होगा, तो B तो हमने निकाल रखा है, तो 2P0 V0 बाई nR माइनस P0 V0 बाई nR। तो देखो 2P0 V0 में से P0 V0 बाई nR को माइनस करोगे तो सीधा ये P0 V0 बाई nR आएगा, और n और r कैंसिल कर दोगे तो सीधा ये कैलकुलेट होके आएगा 3, यहाँ 3 बचेगा, नीचे में 2 और ऊपर में बच जाएगा P0 V0, है ना। तो ये आपका हीट इसमें आया। इसके पहले वाले प्रोसेस में कितना था, 5 P0 V0। तो टोटल देखो 4 प्रोसेस यहाँ पे हो गए। इस 4 प्रोसेस में से 2 में हीट आप दे रहे हो और 2 में हीट निकाल रहे हो। तो हीट निकालने वाले के बारे में बात नहीं करनी है, हीट देने वाले के बारे में बात करनी है। और हीट आपने कितना दिया, 5 P0 V0 और 3/2 P0 V0। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप एक बार जल्दी से इसे लिख लो, पहले लिख लिया आपने, चलो फिर देखते हैं। तो अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों एफिशिएंसी, दैट इज W/Q सप्लाई जो हुआ इनटू 100। तो वर्क डन पूरे साइकिल का था P0 V0, और हीट आपने एक में सप्लाई किया 5 P0 V0 और प्लस 3 P0 V0 अपॉन 2, है ना, इनटू 100। तो ये आपका 2 ऊपर चला गया, 2 P0 V0 इंटू 100 अपॉन ये कितना आ गया 13। कैसे समझ में आया ना, 2 LCM लोगे तो 5 दूनी 10 प्लस 3 13, और ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये 200 अपॉन 13, तो 200 अपॉन 13, तो ये अगर देखें हम लोग तो कितना कैलकुलेट होके आएगा, 15 पॉइंट समथिंग। तो देखो ऐसा कोई चॉइस है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है, 15.4। तो 15.4% निकल के आ गया।
तो आपको इन प्रॉब्लम्स में यही ध्यान रखना है कि आप किस किस प्रोसेस में हीट सप्लाई कर रहे हो। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो, इसको मैंने जो आपको बताया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आप बिना किसी कैलकुलेशन के इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला बताया था जब उसकी मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी होती है, तो मैंने बताया था R और ब्रैकेट में F/2 प्लस, याद करो, 1/1 माइनस x। x क्या था? तो जहां x था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए PVx टू द कांस्टेंट। अब यहां फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे जो इक्वेशन है वो है P = kV। V को इधर लेके आओगे तो P/V = K। V को ऊपर ले जाओगे तो V टू द पावर -1 = K। अब आप देखो वॉल्यूम का पावर कितना दिया हुआ है, -1, यानी ये -1 किसका रोल प्ले कर रहा है? x का। -1 किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों? x का। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग अगर लिखें तो C = R और F/2 1 + 1 माइनस, क्लियर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ऑटोमेटिकली C = हो जाएगा बच्चों RF/2 प्लस R/2। और आपको याद होगा कि CV = होता है FR/2, तो इसको तो आप CV लिख ही सकते हो। तो CV + R/2। तो आपको यही तो प्रूफ करना था कि मोलर हीट कैपेसिटी जो है CV + R/2 होगा इस प्रोसेस के लिए। तो आप अगर नोट्स को, जो आप ढंग से जो फॉर्मूला मैंने बताया है, आप उसको अच्छे से करोगे तो आपको कोई किसी प्रॉब्लम में ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और आपको आराम से आंसर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर जिसका होगा वो होगा हीट इंजन का। क्लियर, वो आखिरी लेक्चर होगा और उसके बाद इसका आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, और फिर उसके बाद हम लोग एक DPP सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हीट इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे हम लोग, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट इंजन है। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसी का एप्लीकेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ओके बच्चों, ठीक है, तब तक आप इसे लिख लीजिए।